नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम्स के बारे में। देखिए, अब सभी के पास बहुत ही कम समय बचा है। मुख्य सेविका एग्ज़ाम जो है जल्दी होने वाला है, सितंबर के लास्ट में होने की संभावना है इसकी। अगस्त या सितंबर तक हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आपके पास ये मान के चलिए अभी 2 महीने हैं करीब। तो आप सभी अपनी तैयारी को बहुत तेज़ कर दीजिए और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसमें, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो आपके लिए टेस्ट बहुत अच्छा काम करेगा। आप सभी मेरे वीडियो देखिएगा। तो ये मॉक टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को जो भी पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? दूध, अंडा, मटन या दाल? संदर्भ प्रोटीन किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है अंडे को, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसे संदर्भ प्रोटीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप कौन सा है? सभी प्रकार की सरलता का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ये रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर में शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है? आवश्यक वसीय अम्ल बच्चे के लिए जो होता है, शिशु के लिए, वो कौन सा होता है? वो होता है आर्किडोनिक अम्ल होता है। आर्किडोनिक अम्ल ये बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वसीय अम्ल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य होता है? जेंडर बजटिंग इसका उद्देश्य होता है। राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना, उसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है धर्म, प्रजा और रति। ये विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है धर्म, प्रजा और रति। याद रखना है आपको, धर्म, प्रजा और रति। अगला क्वेश्चन है, सेवा विवाह मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? सेवा विवाह का प्रचलन जो है किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विरहोर जनजाति में पाया जाता है। सेवा विवाह क्या होता है? इसमें भाभी जो दूल्हा होता है, दुल्हन के घर पर सेवा करके बधू मूल्य चुकाने के बाद लड़की से विवाह करता है। ये विवाह गोंड, विरहोर तथा बैगा जनजाति में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, आपको और भी जनजाति याद रखनी है, जिसमें गोंड हो गया, विरहोर हो गया और बैगा। अगला क्वेश्चन है, सोरोरेट विवाह क्या है? सोरोरेट विवाह क्या है? ये विवाह जो है मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच जो विवाह होता है उसको सोरोरेट विवाह कहते हैं। मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह को सोरोरेट यानी साली विवाह कहते हैं। इसको साली विवाह भी कहते हैं। और जबकि मृत पति के भाई तथा विधवा स्त्री के बीच विवाह होता है उसको लेवीरेट यानी देवर विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पुनर्रचित परिवार। पुनर्रचित परिवार इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किसने किया है? तो ये किया इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है भारत में। अगला क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? कितनी अवधि के लिए दिया जाता है? तो 2 वर्ष के लिए अधिकतम दिया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 याद रखना है। 1995 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित किया गया?
भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया है 1926 में। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रजननता दर। एक समाज में 1000 प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? ये गुजरती 5 स्तरों से। जनसांख्यिकी संक्रमण का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वारेन एस थॉम्सन ने 1929 में किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य पूछा गया। इसका मुख्य लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई योजना शुरू की गई है। डेट भी आपको याद रखनी है, 12 अप्रैल 2005 को। इसका मुख्य लक्ष्य जो है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। अब अगला क्वेश्चन है, ये इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में अभिजात्य वर्ग को जन्म देती है। तर्क इसमें क्या दिया गया? आर में जो तर्क दिया गया, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। दोनों कथन में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के संविधान के में जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 के 4 में बात सही है कि आरक्षण से पिछड़े वर्गों को लाभ मिलता है, किंतु वर्ग का क्रीमी लेयरी अधिकांश योजनाओं और आरक्षण के लाभों का लाभ ले रहा है। इससे जो है अभिजात्य वर्ग का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य पूछा गया। उसका आदर्श वाक्य था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये हमारा आदर्श वाक्य था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2022 के जनसंख्या दिवस की अगर थीम पूछी जाए तो 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ये इसकी थीम थी। 8 बिलियन आपको याद रखना तो पता चल जाएगा आपको। सती को अवैध घोषित किया गया। सती को अवैध कब घोषित किया गया था? ये अवैध घोषित किया गया 1829 में। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? पूर्ण गरीबी से कौन सा संबंधित नहीं? तो ये संबंधित नहीं, डेप्रिवेशन इंडेक्स, ये पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य कौन सा नहीं? सामाजिक विदेश का विस्तार, ये सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? मानव प्रसन्नता पर सामाजिक परिवर्तन कौन सा बल देता है? प्रगति, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? परिवर्तन के लिए 6 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है एस सी दुबे के द्वारा। कौन कौन सी हैं? पहली है शास्त्रीय परंपरा, दूसरी उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, तीसरी प्रादेशिक परंपरा, चौथी है स्थानीय परंपरा और पांचवी है पश्चिमी परंपरा और छठी है स्थानीय उप संस्कृति परंपरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया गया? किस अवधारणा को उपयोग किया था राउंट्री के द्वारा? तो ये थी अवस्थिति की निर्धनता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का विकास। ये मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है। बाकी सारे हैं। अपराध में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाजी पदों का प्रयोग किया है? किरायाजीवी और सट्टेबाजी पदों का प्रयोग किया, किसने किया ये? तो ये प्रयोग किया वी परेटो के द्वारा किया गया। ये इटली के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? लैंगिक भेदभाव, लड़कियों का अविवाहित रह जाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, उपरोक्त सभी। तो दहेज प्रथा के जो सारे प्रभाव हो सकते हैं। दहेज प्रथा के चलते महिलाओं में घरेलू हिंसा, अपराध में वृद्धि देखने को मिलती है। सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टैलकाट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? इनके द्वारा सुरक्षा दार यांत्रिकी का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई थीं? जी गुन्नार मेडल इन्होंने बताई थी। इनकी बहुचर्चित पुस्तक है एशियन ड्रामा का लेखन कार्य इन्होंने किया है। उन्होंने दक्षिण एशियाई समाजों के लिए ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं की 6 दशाओं का उल्लेख किया गया था। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है? गरीबी सूचकांक जो है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 12 संकेतकों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये 3 आयामों जिसमें कि हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर की 12 संकेतकों, पोषण, स्कूली शिक्षा, स्कूल में नामांकन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि के आधार पर जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है हमारा। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है, इनमें तीनों पक्ष हो जाएंगे। समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को और सांस्कृतिक विशेषताओं सभी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लागू हुआ था, 1961 में, आपको याद रखना है। एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे। संख्या के साथ साथ आपको आगे बढ़ना, आपको बताना क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में। संख्या के साथ साथ आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? संयुक्त परिवार के कौन कौन से दोष हो सकते हैं? तो इसमें सारे दोष सही हैं। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि होगी। निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास होगा। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव रहेगा। तो इसमें सारे ही होंगे। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। अगला क्वेश्चन है, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार के क्या कार्य होते हैं? तो परिवार के कार्य इसमें सारे सही हो जाएंगे। सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य सारे ही होते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान है, आपको खाली स्थान में भरना है। कि 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, ये किसके हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप होते हैं जिसको रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड कहते हैं। ये वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स या रिंडरपेट्स। विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? इसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट। ये विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, ये सब मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि रिंडरपेस्ट जो है ये पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। ये पशुओं में होता है, बाकी तीनों मनुष्यों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्थीरिया। जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ये फैलता है डिप्थीरिया। प्रगति का अर्थ क्या है? किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन या आधुनिकीकरण। तो प्रगति का अर्थ होता है एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। प्रगति जो है 3 प्रकार की होती है, एक रेखीय प्रगति, चक्रीय प्रगति और टेढ़ी-मेढ़ी प्रगति। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में? तो ये हो जाएगी ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन होती है हमारे रक्त प्रोटीन होती है, ये संक्रमण रोगों से लड़ने में सहायता करती है। इसका जिनमें कुछ का निर्माण लीवर तो कुछ का निर्माण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा होता है। काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पर्टूसिस भी कहते हैं। काली खांसी जिसको कुकर खांसी बोलते हैं, का मूल कारण एक विशेष प्रकार का बोर्डटेला पर्टूसिस नाम का बैक्टीरिया है, जो खांसने और छींकने से हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा दलदली गर्भाशय के संकेतक हैं। तो ये संकेतक हैं गर्भाशय का टूटने के। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। इसको बोलते हैं हम इक्टोपिक गर्भावस्था। एक्टोपिक गर्भावस्था इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेल्स बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंडाकार रंध्र। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? सिर का पिछला भाग, ये जन्म होने के लिए उपयुक्त है। महिला के गर्भाशय से एक अथवा अधिक नवजात शिशुओं का जन्म होता है। शिशु की सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना तथा फैलना। दूसरा चरण है शिशु का बाहर निकलना तथा शिशु का जन्म। तीसरा चरण है गर्भनाल का बाहर निकलना। पहली भ्रूण मूवमेंट जिसमें माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग इसको बोला जाता है। 16 से 25 हफ्ते में भीतर माँ के बच्चे की पहली गति का आभास होता है, जिससे क्विकनिंग कहा जाता है। बच्चे की ये गति ये दर्शाती कि गर्भ में हुए सुरक्षित विकास कर रहा है। अगला क्वेश्चन, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। किसका जोखिम अधिक होता है? तो ये हो जाएगा इंटरनेटल अवधि का जोखिम जो अधिक हो जाता है। HIV किन किन माध्यम से फैल सकता है? गर्भाशय या जन्म के समय माँ द्वारा बच्चे को संचरण,
असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित खून चढ़ाने से, विसंक्रमित ना की गई इंजेक्शन लगाने से। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किया था सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मानसिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है संज्ञात्मक विकास। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है संकुचित परिवार। पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अंतिम अवस्था में संकुचित परिवार होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की इस अवस्था में व्यक्तिगत बच्चों के द्वारा उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको मिले हैं और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और आप अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।